राजनीति में बड़े और ज़मीनी नेताओं के दिए हुए छोटे बयानों से भी कई बार बड़े संकेत मिलते हैं। जैसे 2019 में मुलायम सिंह जी द्वारा दिया गया संसद में बयान कि मोदी जी आप वापसी कर रहे हैं, आपको शुभकामनाएं। और इस बयान ने लगभग ये स्पष्ट कर दिया था कि जब बहुत सारे राजनीतिक धुरंधर चैनल अलग अलग सीटें घटेंगी, ये होगा वो होगा कह रहे थे उस समय, लेकिन इस बयान ने ये साफ कर दिया था कि मोदी वापस आ रहे हैं और पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। तो वर्तमान में जो चुनावी नेता हैं उनके बयान के संकेत क्या हैं, विपक्ष के नेताओं के वर्तमान में बयानों के संकेत क्या कह रहे हैं, और इसके अलावा जो 5वां चरण रहा उसकी वोटिंग के बाद सीटों की स्थिति क्या है। आज बात इस पर। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बसर पर। कल 49 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है और मतदान उम्मीद के अनुरूप रहा। कश्मीर और बंगाल में वोटिंग में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में सुस्त रहा मामला। तो सारी चीज़ें मिला करके अब बारी है संकेतों को पढ़ने की। संकेतों को पढ़ने से पहले मैं 2 बयानों का जिक्र जरूर करूंगा। पहला, महाराष्ट्र के बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह थे, उसी तरह से जमीनी नेता रहे हैं महाराष्ट्र में शरद पवार जी। भले आज उनके हाथ में उतनी राजनीतिक ताकत ना हो, लेकिन उनका अनुभव मायने रखता। तो उनका बयान ये आया है। पहला तो उन्होंने जो सीटों का दावा इंडी गठबंधन के लिए किया है, उसमें उन्होंने इंडी गठबंधन को 24 सीटें दी हैं कि महाराष्ट्र में हम 24 सीटें जीत सकते हैं। यानी कि ये स्पष्ट है कि आधी सीटें तो वो विपक्ष को यानी कि एनडीए को अपने को दे रहे हैं, जो कि सामान्यतः नहीं होता है। दूसरा, उन्होंने इस बयान में आगे जोड़ा कि 4 जून के बाद कई जो छोटी पार्टियां हैं इंडी गठबंधन की, उनका विलय कांग्रेस में हो जाएगा और इसकी जरूरत पड़ेगी। तो प्रतिपक्ष के तौर पर नेता प्रतिपक्ष की सीट बनी रहे और कांग्रेस के पास कम से कम इतनी ताकत रहे कि वो विपक्ष में आवाज़ उठा सके। इसके लिए उसे ये जरूरत पड़ेगी कि उसके सहयोगी दल जो है, छोटी पार्टियां हैं, वो उसमें विलय कर जाए। 55 सीट का करीब आंकड़ा होता है और उसके लिए उसे जरूरत पड़ेगी। ये तय है कि कांग्रेस 55 सीट जीतने नहीं जा रही है। वहीं दूसरा बयान ममता बनर्जी जी का आया कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनी हुई तो सरकार को बाहर से समर्थन देंगी, वो सरकार में शामिल होने नहीं जा रही है। आखिर चुनाव के बीच में ममता बनर्जी को ये कहने की जरूरत क्या पड़ी? स्पष्ट बात है कि ममता बनर्जी ये बयान इंडिया गठबंधन को लेकर नहीं दे रही हैं, बल्कि वो भाजपा को ये संकेत दे रही हैं कि उनका रवैया केंद्र में सहयोगात्मक रहेगा, समर्थन ना सही सहयोगात्मक रहेगा, बशर्ते बंगाल में उन्हें कुछ रियायत दी जाए चुनाव के बाद, राष्ट्रपति शासन आदि ना लगाया जाए चुनावी। और क्योंकि ये दिख रहा है कि जिस तरह की हिंसा विधानसभा चुनाव और पिछले लोकसभा चुनाव के बाद हुई, अगर उस तरह की चुनावी हिंसा होती है और क्योंकि भाजपा को अच्छी बढ़त बंगाल में मिलने जा रही है, तो वहाँ हिचक नहीं होगी समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने में भाजपा को, क्योंकि लगभग उनके पास इस समय स्थिति ये है कि जीत उनके हाथ में दिखाई दे रही है उन्हें। तो ममता बनर्जी ने संकेत दिया है, वो एनडीए को दिया है कि ठीक है, हम सहयोगात्मक रवैये के लिए तैयार हैं, हम इंडिया में सरकार में विपक्ष में घुसने नहीं जा रहे हैं। तो ये दोनों संकेत इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है और चुनाव का जो परिणाम आने वाला है उसे साफ करने के लिए काफ़ी है। जैसे बीजेपी ने अपने गठबंधन में 2 गलतियां की हैं। जो एनडीए है उसमें बीजेपी से 2 बड़ी गलतियां हुई हैं। उन्होंने जेडीयू और शिवसेना एकनाथ शिंदे, इन्हें ज़्यादा सीटें दे दी। इन्हें शायद जितनी सीटें दी जानी चाहिए थी उससे दोगुनी सीटें दे दी, और इसका नतीजा ये हुआ कि बिहार और महाराष्ट्र में कुछ सीटें संघर्ष में आ गई हैं। ज़्यादातर संघर्ष में सीटें वही हैं जिन पर जेडीयू और वहाँ पे शिवसेना एकनाथ लड़ रही है। जिन सीटों पर भाजपा लड़ रही है उस पर उतना संघर्ष नहीं है। और वहीं इंडिया जो गठजोड़ है
उसकी सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है कांग्रेस। कांग्रेस जो 329 सीटों पर लड़ी तो, लेकिन वर्तमान में अगर परिणाम की स्थिति को आप देखेंगे तो जो हिंदी पट्टी में भी थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी का इफेक्ट में उन्हें कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, उन्हें भी जोड़ दिया जाए तो 50 सीट का आंकड़ा नहीं पकड़ पा रहे हैं। सच्चाई यही है और ये कांग्रेस का भी हर नेता जानता है, और जो चुनाव को थोड़ा बहुत समझने वाले लोग हैं उनमें से प्रत्येक ये बात जानता है कि कांग्रेस 50 सीटें पकड़ना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी। और शरद पवार साहब ने जो बयान दिया है उससे भी यही संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस की जो 1 सीट 2 सीट 3 सीट वाले छोटे सहयोगी होंगे उनका विलय करके कांग्रेस को ये आंकड़ा पार कराया जाए कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी कम से कम उनके हाथ रहे। अब यहाँ सौदा होगी कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा विलय के साथ में। 4 तारीख को देखते हैं स्थितियाँ क्या होंगी, तब तक हम बात कर लेते हैं सीटों पे। कल जिन 49 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें से 14 उत्तर प्रदेश की थी, 7 बंगाल की, 13 महाराष्ट्र की, उसके अलावा 5 सीटें बिहार की, 5 उड़ीसा की और आपका 3 झारखंड, 1-1 सीट लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की सीट के विषय में मैं पहले ही बता चुका हूँ। लद्दाख सीट वो है जिसे निर्दलीय जीतने जा रहा है, संकेत इस बात के, और वोटिंग के बाद ये संकेत कुछ और प्रबल हुए हैं। बारामूला सीट पर जो लगभग कोई आसानी से स्वीकार नहीं कर रहा है, मैंने कहा था कि उमर अब्दुल्ला हारने की बड़ी प्रबल संभावना है, और वोटिंग के बाद जैसे वोटिंग परसेंट बड़ा अच्छे से बढ़ा है बारामूला सीट पे, उसने भी यही संकेत दिए हैं कि उमर अब्दुल्ला लगभग हारने जा रहे हैं, कोई चमत्कार ही उन्हें जिता। इसके बाद हम उड़ीसा की सीटों पे आ जाते हैं। तो उड़ीसा की सीटों में जो 5 सीटें हैं, बरगढ़, सुंदरगढ़, बोलागिरी, कंधमाल, अस्का, इनमें से लगभग 3 सीटें बीजेपी खेमे की तरफ स्पष्ट तौर पर, सुनिश्चित तौर पर झुकी हुई हैं और जहां बीजेपी जीत रही है, यानी कि बरगढ़, सुंदरगढ़ और बोलागिरी में। इसके बाद आ जाइए तो कंधमाल में बड़े कांटे की टक्कर है और अस्का सीट पर बीजेपी पिछड़ रही है। ये उड़ीसा की स्थिति। झारखंड की तीनों सीटें कांटे की टक्कर में, इनमें से कौन सी बीजेपी खाते में जाने वाली है? चतरा को हजारीबाग और कोडरमा में से, और कौन सी विपक्ष ले जाएगा? आसान सीट जो मुझे दिख रही है वहाँ पे वो कोडरमा है। कोडरमा में लगभग ये है, मार्जिन घट रहा है लेकिन बीजेपी जीत जाएगी। चतरा और हजारीबाग में संघर्ष ज़्यादा करीबी है। हालांकि हजारीबाग के लिए मैं फिर भी ये उम्मीद रख रहा हूँ कि बीजेपी यहाँ पे सीट आखिरी में निकाल लेगी। बिहार की 5 सीटों पे आ जाएं तो इस बार वीआईपी उम्मीदवार हैं कुछ, तो इनमें से आप मुजफ्फरनगर, मधुबनी और हाजीपुर से चिराग पासवान है, और चिराग पासवान अपनी सीट पर शेर है, इसमें कोई शक नहीं, उससे बड़ा मजबूत चुनाव रहा है और हाजीपुर सीट निकालने में उसे किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है। मधुबनी सीट हालांकि यादव बहुल सीटों में गिनी जाती है कि जहाँ पे एमवाई समीकरण इतना मजबूत है कि आरजेडी को जीतना चाहिए, लेकिन परिणाम उलट आ रहा है। मधुबनी सीट आरजेडी को हरा करके बीजेपी जीत रही है और बड़ा आसान जीत मिलने वाली है मधुबनी। वोट बैंक जो है आरजेडी का बुरी तरह से बिखरा है मधुबनी में, और उस बिखराव का सीधा मतलब ये है कि वहाँ से भाजपा का प्रत्याशी आसान जीत दर्ज कर रहा है। मधुबनी का परिणाम भी अगेन जो डाटा आता है चुनाव विश्लेषण में उसके मैं उलट दे रहा हूँ, और लेकिन मैं अपने परिणाम पर भरोसा कर रहा हूँ कि मुझे 4 तारीख को गलत साबित होने की नौबत नहीं आएगी। मुजफ्फरनगर सीट पे भी यही स्थिति है, अच्छी बढ़त है, स्पष्ट बढ़त है, तो वहाँ भी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। जो सीट है जिस पे टाइट संघर्ष है वो है सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी सीट पे बड़ा करीबी मामला फंसा हुआ है। इसी तरह की दूसरी करीबी सीट है सारण। सारण में मुकाबला करीबी है और जो जीत का मार्जिन होगा वो छोटा होगा, लेकिन रोहिणी आचार्य वो चुनाव हार रही है। लगभग ये तो मैं कह दूंगा कि वहाँ से राजू प्रताप रूडी सीट निकाल रहे हैं और रोहिणी आचार्य हार रही है, पर हार जीत का जो अंतर है वो काफ़ी छोटा रहने वाला है। महाराष्ट्र में जो चुनाव है अब वो महानगरीय इलाके में आ गया, आखिरी चरण था। अब महाराष्ट्र में इसके बाद
नई चीज़ें शुरू होंगी, चुनाव बाद के लिए क्या होना है उसके लिए उठापटक शुरू हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे शहरी इलाके में चुनाव आ गया है और जिन सीटों पे वहाँ चुनाव हुआ है उनकी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर मुझे 2 ही सीटें ऐसी दिख रही हैं कि जहाँ मुकाबला बहुत ज़्यादा करीबी है। कुल जमा 13 सीटों पर चुनाव हुआ और 13 में से 11 सीटें लगभग एनडीए के पक्ष में स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। 2 सीटें हैं आपका, जो एक तो है मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, इस सीट पे आपका राहुल शिवाले और अनिल देसाई के बीच में मुकाबला। अनिल देसाई शिवसेना अनाथ उद्धव वाली जो है उससे हैं और राहुल शिवाले एकनाथ से हैं, तो दोनों शिवसेनाओं के गुटों के बीच मुकाबला है और करीबी मुकाबला है। अनिल देसाई भी पुराने चावल हैं, तो देखते हैं जो चावल पकने की खुशबू है किस खेमे में आती है, या टाइट संघर्ष है बिल्कुल। दूसरी सीट है थाने, मुंबई से लगी हुई उपमहानगरीय सीट है और इस पर भी आपका सेम वही अनाथ वर्सेस एकनाथ का मामला है। यहाँ पे आपका नरेश मस्के एकनाथ गुट से प्रत्याशी हैं, तो राजन विचारे शिवसेना उद्धव से। राजन विचारे का अपना एक खुद का भी दायरा है, वो उद्धव के प्रति उपजी शिवसैनिकों की दया भाव या सिंपैथी से ज़्यादा अपने वोट बैंक के ऊपर भी मजबूत है। उनका खुद का एक अच्छा इलाके में पकड़ है और उसको देखते हुए ये संघर्ष बड़ा टाइट होने जा रहा है और हो सकता है ये सीट उद्धव गुट के हाथ में चली जाए। तो इन 2 सीटों पे मुझे संघर्ष दिख रहा है। इसके अलावा 13 में से 11 सीटों पे उतना कुछ विशेष दिखाई नहीं दे रहा है और डिंडोरी नासिक में ठीक है हार जीत का फर्क कम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडिया गठबंधन जीत जाए, वो स्थिति कम से कम नहीं है। तो ये महाराष्ट्र का हाल है। बंगाल में 7 सीटों पर चुनाव हुआ। ममता बनर्जी ने लगभग हाथ खड़े कर दिए हैं 5वें चरण के आते आते और यहाँ पे अब की बार बहुत सारे फिल्मी स्टार भी हैं आमने सामने। तो सीटों की अगर मैं बात करूँ तो बनगांव, बैरकपुर, उसके बाद आप आ जाएं तो हुगली और आरामबाग, ये 4 सीटें ऐसी हैं 7 में से जो लगभग भाजपा स्पष्ट जीत रही है। इसके बाद अगर आप हावड़ा और श्रीरामपुर की बात करें तो श्रीरामपुर और हावड़ा सीट दोनों ऐसी हैं कि जहां मामला एकदम कांटे का है, बढ़िया वाली टक्कर होने जा रही है। खासतौर पे हावड़ा सीट पे बीजेपी निकाल भी सकती है और करीबी मुकाबले में हार भी सकती है। और उतबेरिया एक सीट है, हो सकता है बंगाली की वजह से प्रोनाउंसिएशन मेरा कुछ अलग हो रहा हो। तो उतबेरिया में मामला पूरी तरह से टीएमसी के पक्ष में झुका दिखाई दे रहा है, वहाँ बीजेपी उस तरह का संघर्ष दिखा नहीं पाई। उत्तर प्रदेश, जिसका सबसे ज़्यादा सुनने वालों का इंतजार रहता है, इसीलिए बाद में सुनाता हूँ। तो यहाँ 14 सीटों पर अब तक जो चुनाव हुआ उनमें एक साथ सबसे ज़्यादा सीटों पर इस चरण में हुआ। 14 सीटों पर चुनाव हुआ है और 14 में से 13 सीटें 2019 में भाजपा के पास थी। और भाजपा के लिए खराब बात यह है कि इसमें से कुछ सीटें वो हैं जहां संघर्ष कड़ा होने जा रहा है। पहले मैं उन सीटों की बात कर दूं जहां दिक्कत नहीं आने वाली है भाजपा को। मोहनलालगंज, लखनऊ, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, फैजाबाद, कैसरगंज और गौड़ा, इन सीटों पर, इसमें गौड़ा को भी अभी अलग रखते हैं, तो जो आपकी 13 में से 7 सीटें हैं वो एक तरफा भाजपा के पक्ष में आती दिख रही है, वहाँ कोई संघर्ष ऐसी स्थिति नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए तो बुंदेलखंड में इकलौती सीट जहाँ पे लड़ाई दिख रही है थोड़ी सी, वो है झांसी। बीजेपी जीत तो रही है, अनुराग शर्मा वहाँ जीत जाएंगे, लेकिन जो उनके पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस के, प्रदीप जैन, जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, और एक पैटर्न जो मुझे पिछले 2 चरणों में और वर्तमान जो कल हुआ है उसमें दिखा, उसमें एक चीज़ समझ में आई है कि जहां कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वहां पे ब्राह्मण वोट काफ़ी अच्छी संख्या में
कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये एक चीज़ हुई है। फतेहपुर सीकरी में ठीक ठाक ब्राह्मण वोट कांग्रेस प्रत्याशी को मिल गया, हाथरस में ठीक ठाक ब्राह्मण वोट विपक्ष को चला गया, और झांसी में भी वही स्थिति है। हालांकि इन तीनों सीटों पे ही निर्णायक वोट ये नहीं है, लेकिन अगर ये झुकाव कांग्रेस की तरफ जा रहा है तो जहाँ करीबी मुकाबले होंगे वहाँ ये बहुत असर डाल सकता है। तो ये एक पैटर्न मुझे पिछले 3 चरणों की जो डेटा एनालाइज करते समय समझ आया। तो झांसी सीट पर प्रदीप जैन और अनुराग शर्मा के बीच थोड़ा मुकाबला है। हालांकि अनुराग शर्मा इस कड़े मुकाबले के बावजूद भी सीट निकाल रहे हैं। तो बुंदेलखंड में कम से कम बीजेपी को किसी तरह की कोई क्षति उठानी नहीं पड़ रही है। बुंदेलखंड की सीटों पे बीजेपी आराम से लगभग सारी सीटों पे जीत ही रही है। झांसी पे थोड़ी फाइट है, अन्य सीटों पे वो भी नहीं है। उसके बाद अवध में जैसे ही आप जाएंगे तो कौशाम्बी और बाराबंकी ये 2 सीटें ऐसी हैं कि जहाँ पे लड़ाई है और बड़ी बढ़िया लड़ाई है। यहाँ बसपा क्या करेगी इस पर परिणाम निर्भर करेगा। बसपा ने अपने हिस्से का वोट अगर ले लिया है तो यहाँ पे भाजपा को उतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर बसपा अपने हिस्से का वोट नहीं ले पाती है तो ये सीटें फंसेंगी और बुरी फंसेंगी। खासतौर पे मैं बाराबंकी सीट की कहूँगा। तो तनुज पुनिया जो है, तनुज पुनिया अच्छा चुनाव लड़ा है, और ये सीट हो सकता है, तनुज पुनिया ने पहले भी कहा है कि इस सीट पर तनुज पुनिया ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा है, और हो सकता है ये सीट तनुज पुनिया के खाते में चढ़ जाए। हो सकता है, करीबी मुकाबलों में ऐसा होता है। उसके बाद कैसरगंज सीट पर बड़ा लटका रहा मामला, और काफ़ी विचार विमर्श के बाद जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं उनके पुत्र को ये सीट दी गई। तो करण भूषण सिंह को टिकट मिलने से कई ब्रजभूषण के सिपह सालार भी उनसे रुष्ट हुए, जिन्हें ये उम्मीद थी कि वो दद्दा उन्हें आशीर्वाद दे देंगे। लेकिन फिर भी कैसरगंज सीट पर ब्रजभूषण का कब्जा बरकरार रहेगा, ये तो तय है। और इस एक सीट की वजह से आसपास की कुछ और सीटों पर भी प्रभाव जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह एक प्रभावी व्यक्ति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और वो 1 से ज़्यादा सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। फैजाबाद सीट से लल्लू सिंह शुरू में लगा था कि ये सीट संघर्ष में जा सकती है, लेकिन लल्लू सिंह ने इस पर, जिन्हें प्यार से वहाँ लोग लल्लू दादा बुलाते हैं, तो लल्लू दादा ने इस सीट पे बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ा और अपनी बढ़त को अच्छे से बरकरार रखा। तो लल्लू सिंह को भी जीतने में कोई समस्या नहीं आ रही है। गोंडा सीट पे श्रेया वर्मा और कीर्तिवर्धन सिंह में मामला करीबी है, अच्छी फाइट होने जा रही है। और यहाँ पे सौरभ मिश्रा अगर अपना काम कर गए तो बीजेपी संकट में आ जाएगी। बसपा प्रत्याशी है सौरभ मिश्रा। अब आपका जिन 2 सीटों के लिए सबको बहुत ज़्यादा इंतजार था, अमेठी और रायबरेली, यहाँ आपका जो एमवाई समीकरण है उसमें भी दिक्कत है। मुस्लिम वोट तो जो अच्छी तादाद में राहुल गांधी के लिए चला गया, लेकिन यादव वोट उस तरह से शिफ्ट नहीं हो पाया कि जैसे कि उम्मीद रायबरेली में की जा रही थी कि राहुल गांधी के पक्ष में होगा। कुछ वोट बसपा ने यादव कैंडिडेट दिया था, ठाकुर प्रसाद यादव, तो कुछ वोट बसपा के कैंडिडेट की तरफ भी शिफ्ट हो गया यादवों का, और कुछ वोट भाजपा की तरफ भी आ गया। तो इस स्थिति में राहुल गांधी के लिए रायबरेली मुझे नहीं लग रहा है कि वह सुरक्षित सीट रहने जा रही है। शायद अमेठी इससे ज़्यादा सुरक्षित होती अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते। लेकिन नीति निर्धारक जो भी हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी को रायबरेली में झोंक के उन्हें सेफ सीट से निकाल के संघर्ष वाली सीट पर डाल दिया। राहुल गांधी अमेठी से लड़ते तो इस बार जीत जाते। जिस तरह का वोटिंग पैटर्न दिख रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो रायबरेली सीट पे जो भी हो, बड़ा करीबी मुकाबला रहेगा। 2 से 3% वोट पे हार जीत होगी। और दिनेश प्रताप की जगह अगर किसी युवा चेहरे और मजबूत चेहरे को सामने किया होता तो मैं आज ये कहने की स्थिति में होता कि राहुल गांधी बुरी तरह से हार रहे हैं। लेकिन फिर भी चुनाव है, और रायबरेली की सीट पे
और रायबरेली की सीट पर मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि करीबी मामला है, तो राहुल गांधी हार भी जाएं तो उतने आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी। अमेठी सीट पे आ जाते हैं। तो अमेठी सीट पे के.एस. शर्मा को मैदान में उतारा स्मृति ईरानी के आगे। स्मृति ईरानी ने बिना संदेह अमेठी सीट पर बहुत अच्छा काम किया है। जब वो चुनाव हारी थी उसके बाद भी काम करती रही और चुनाव जीतने के बाद भी लगातार अमेठी से जुड़ी रही, अमेठी में काम करती रही। अमेठी को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो स्मृति ईरानी ने दिलवाई, लेकिन चुनाव में जो पहले से सक्षम लोग हैं उन्हें विकास दिखाई देना बंद हो जाता है। विकास गरीब गुरबे को दिखाई देता है। गरीब गुरबे तबके का वोट विकास के पे मिल सकता है, सक्षम तबका मध्य वर्ग का वोट विकास पे उतना नहीं मिलता है। अमेठी, जब मैंने अमेठी पे एक वीडियो बनाया था उस समय मैंने डिटेल बताई थी कि अमेठी ऐसी सीट है जहाँ पर 18% ब्राह्मण वोट है। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा ब्राह्मण वोट वाली सीट अमेठी है। और के.एल. शर्मा वहाँ लंबे तौर समय से जो गांधी परिवार है उसके सिपह सालार के तौर पर वो खड़ाऊँ रख के सांसद रहे हैं। आप ये मानिए, खड़ाऊँ चुनाव जीत जाती थी राहुल गांधी की या उनसे पहले के नेताओं की, और उन खड़ाऊँ को रख के के.एल. शर्मा अमेठी चलाते थे। तो खड़ाऊँ सांसद जी अब की बार सांसद बनने के लिए मैदान में हैं, स्मृति ईरानी के सामने हैं। स्मृति ईरानी कमज़ोर बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये बात सच है के.एल. शर्मा के पक्ष में जातिगत गोलबंदी बहुत मजबूत हुई है अमेठी में। तो अमेठी सीट एक तरफा तो कम से कम नहीं रही, फंसी हुई है। हालांकि मैं ये उम्मीद करता हूं कि करीबी मुकाबले में भी स्मृति ईरानी का विकास और स्मृति ईरानी का गरीब गुरबे से जुड़ाव ये सीट उनके पक्ष में कर देगा। स्मृति ईरानी दूसरी बार इस सीट से विजय प्राप्त कर लेंगी, लेकिन ये बात सही है कि जाति गोलबंदी ने इस सीट को करीबी मुकाबले में फंसा दिया। तो ये अमेठी और रायबरेली की स्थिति थी। दोनों सीटों पर संघर्ष है, लेकिन जीता जा सकता है दोनों को। कुल जमा 49 सीटें, और इस चरण में अगर ओवरऑल देखेंगे आप तो जैसा नुकसान सोचा जा रहा था वैसा दिख नहीं रहा। बीजेपी को बढ़त काफ़ी अच्छी है। जो हिंदी पट्टी में या महाराष्ट्र में कुछ सीटें अगर वो गंवाएंगे तो बंगाल, उड़ीसा, इन जगहों पे उन्हें वो बढ़त मिल जाएगी कि संख्या बराबर रहेगी। मुश्किल 1 से 2 सीटों का फर्क आएगा। ना तो बीजेपी की सीटें पिछली बार से बढ़ने जा रही हैं और ना ही घटने जा रही हैं। 2019 में जो इन 49 सीटों पे परिणाम था, बस सीटें बदल जाएंगी कि हाँ भाई यहाँ से एक सीट चली गई, वहाँ से आ गई, परिणाम लगभग वही रहेगा। 49 में से 35 से 36 सीटें एनडीए आराम से लेने जा रहा है इस चरण में। बाकी 4 तारीख को पता चलेगा और 4 तारीख तक चर्चा जारी रहेगी। चर्चा जारी रहे, हमारी आपकी बातचीत चलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें, अपने सवाल मुझे कमेंट में दें ताकि अगले जो वीडियो मैं कर बनाऊं उसमें आपके सवाल भी शामिल कर सकूं, आपको उत्तर देने का प्रयत्न कर सकूं, आपकी जिज्ञासाओं पे बात कर सकूं। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।